जैसे हम प्लेन तो बाहर से खरीद रहे हैं, कुछ ठीक है, लेकिन आत्मनिर्भर मेंटेनेंस पे कितना है? अगर इस डिपो की बात करें सिर्फ, या पूरे नहीं, भारत, पूरे भारत पे। पूरे इंडियन एयरफोर्स की बात करें, जब हम जहाज़ खरीदते हैं तो एयरक्राफ्ट खरीदने के टाइम पे भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारा हर ओईएम के साथ में। और उसके बाद में हमारी एक जिम्मेदारी होती है कि उस कॉन्ट्रैक्ट का फुलफिलमेंट किया जाए। पर ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पर ओवरऑल के लिए या मेंटेनेंस के लिए जहाज़ों को बाहर जाना होता है, उनको छोड़ कर के बाकी सारे जहाज़ों का मेंटेनेंस जो है वो हम अपने देश में खुद कर रहे हैं। उसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमने खुद करना चालू करी हैं। जैसे स्वदेशीकरण के मामले में कई स्पेयर्स का, कई तरह के रोटेबल्स का, कई एलआरयूज़ का, और कुछ कंज्यूमेबल्स जिनकी हमें रोज़मर्रा के तौर पर ज़रूरत पड़ती है, उन सब का हमने स्वदेशीकरण प्रारंभ किया है। और इससे पिछले 1.5 साल में, जब से ये रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चालू हुआ है, उसके दौरान हमने करीब 3000 जो क्रिटिकल लाइंस थी उनका डेवलपमेंट किया है। और उसके चलते करीबन 160 करोड़ रुपए की बचत भारतीय वायुसेना को हुई है। और ये जो बचत है सिर्फ पहले जो बार खरीदा गया है सामान, उसके दौर में है। जब हम यही सामान को बार बार खरीदेंगे तो उस बचत का उतना आकलन और बढ़ता जाएगा। तरह से हिंदुस्तान में कहा जा रहा है कि एयरफोर्स की जो यूनिट है, मतलब एयरफोर्स विमानों की संख्या काफ़ी कम है दो मोर्चों को लेकर। और भारत सरकार इधर कई देशों से जैसे राफेल खरीदा गया, अमेरिका से भी कुछ डील कर रही है। तो क्या इनके साथ वो जो रिपेयरिंग की जो आपकी यूनिट है, उनका वो उन्हीं की कंपनी करेगी या इंडिया में ही उनका टेंडर है? कुछ काम वो करेंगे, कुछ काम हम करेंगे यहाँ इंडिया में। सारा काम पूरा उनके पास में नहीं जाएगा। काफ़ी चीज़ें हैं जो हम लोगों ने खुद करना चालू कर दी हैं। आप अगर मेंटेनेंस को देखें तो मेंटेनेंस के कई पहलू होते हैं। जो रोज़ाना की मेंटेनेंस होती है और कुछ अवधि तक की जो मेंटेनेंस होती है वो हम खुद करते हैं। जो मेजर मेंटेनेंस होती है उसके लिए जहाज़ को हमें विदेशी मदद की ज़रूरत पड़ती है। पर ज़्यादा से ज़्यादा काम हम स्वयं करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत सरकार जिस तरह से ये जस्ट वन फॉलो क्वेश्चन थी, और लोग हैं तो एक सवाल आप और पूछ लीजिए, लेकिन उसके बाद प्लीज। आप पूछ लीजिए सवाल। सवाल ये था कि भारत सरकार जिस तरह से नए दौर में गुजर रही है, तो क्या आपकी पूरी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं? देखिए, भारत सरकार का और हमारा सब दोनों का ये मानना है कि जितना ज़्यादा हम स्वावलंबी हो सकेंगे उतनी ज़्यादा हमारी लंबे समय तक मदद हो सकेगी। और ये नहीं है, ये कहना अनुचित होगा कि भारत सरकार भारतीय वायुसेना की मदद नहीं कर रही है। आपको पता होगा कि कल ही एक न्यूज़ आई है जिसमें 10,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है 12 Su-30 नए खरीदने के लिए, जो HAL में निर्मित होंगे। उसके अलावा 83 LCA का कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। आडा और DRDO और HAL मिलकर के हमका का निर्माण के लिए जो ज़रूरी कदम है उनको ऑलरेडी चालू कर चुके हैं। और हर तरफ से यही कोशिश हो रही है कि जल्दी से जल्दी अगर हम अपना स्वयं स्वनिर्मित वायुयान को बना सकें और उसको फ़ौज में शामिल कर सकें, उतना ज़्यादा वो हमारे लिए अच्छे अवसर मुहैया कराएगा। उतना ज़्यादा भारत में जो है रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे। और जो संपूर्ण प्रकृति, जो ओवरऑल 360 डिग्री ग्रोथ अगर जिसको हम बोलते हैं कंट्री की, तभी संभव। नेक्स्ट क्वेश्चन। दैनिक जागरण से। जी अखिलेश। मेरा क्वेश्चन है कि अभी हमने मिग को अपने फोर्स से हटा दिया है, लेकिन उसके बाद क्या हमने अपने मेंटेनेंस के कुछ पैरामीटर्स ऐसे तय कर लिए हैं कि कितने दिनों बाद और किस तरीके की स्थितियों में हम दूसरे विमानों को भी बाहर कर देंगे बेड़े से? इसके कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर बन चुके हैं क्या? देखिए, हर विमान की एक आयु होती है और उसकी आयु संपूर्ण होने के बाद उसको रिटायर करने का एक निश्चय लिया जाता है। MiG-21 में कुछ ऐसे एपिसोड्स हुए, कुछ ऐसे हादसे हुए जिसके कारण हमको ये निर्णय लेना पड़ा कि अभी इस जो है इसको उड़ाना उसके बावजूद बात सुरक्षित नहीं होगा। और जैसा आपको पता है कि ज़्यादातर जो जहाज़ हमने एक्सप्लॉइट किए हैं उनको पूरी लिमिट तक एक्सप्लॉइट किया है, ताकि जो एक्सचेकर का पैसा है, जो आप सबका टैक्स पेयर का पैसा है, उसका पूरी तरह से वसूली करी जा सके। तो सिर्फ एक यही उद्देश्य है विमान को उसके अंतिम क्षण तक इस्तेमाल करने का।
और हर वायुयान की एक सीमा होती है, उसकी सीमा तक ही उसको इस्तेमाल किया जाता है। मिग 21 के कई वर्जन हैं, आप एक मिग 21 को एक वर्जन के रूप में नहीं ले सकते। इससे पहले जो था हमने टाइप 77 को फेस आउट किया, फिर टाइप 96 को फेस आउट किया, फिर अभी जो टाइप 75 को उसके बाद में फेस आउट किया, और अभी जो जहाज़ हम उड़ा रहे हैं वो बाइसन है, और धीरे धीरे करके उस जहाज़ को भी फेस आउट किया जाएगा। और जिन जहाज़ों में अभी भी जिनकी आयु बाकी है, उनको जब तक उनकी आयु संपूर्ण नहीं होती तब तक उनका पूरी तरह से एक्सप्लॉयटेशन किया जाएगा। लोगों की क्या, जैसे AN32 में हम लोग का बहुत बड़ा योगदान रहा, जी। तो फ्यूचर प्लानिंग अगर देखी जाए तो इसमें हम लोग का क्या कुछ अगर दिशा निर्देश कर देंगे तो? फ्यूचर प्लानिंग आप किस संदर्भ में पूछना चाह रहे हैं? जैसे AN32 में अपने इधर क्या डिपो का बहुत बड़ा योगदान रहा है जी। सतलज को लेके, जी। तो आगे आने वाले समय में ऐसी कुछ यानी कि AN32 की अभी काफ़ी ज़िंदगी बाकी है। अगर आप 1 BRD के संदर्भ में ही ये सवाल पूछना चाह रहे हैं, ये कम से कम 10 साल और हैं जब तक हमें AN32 पे काम करना पड़ेगा। और जब वो मेजर ओवरऑल या मेजर एक्टिविटी जो बंद हो जाती है, कई सारे कल पुर्जे हैं, कई सारे उपकरण ऐसे हैं जिनको उसके बाद में भी हमें मरम्मत करते रहना पड़ता है। छोटे छोटे एग्रीगेट से मिलकर के एक पूरा बड़ा जहाज़ बनता है, तो उन एग्रीगेट्स की मरम्मत का काम अगर आपने लास्ट ROH उसका कर भी दिया है, लास्ट मेजर ओवरऑल कर भी दिया है, तो उसके बाद में भी काफ़ी समय तक, अगले 7-8 साल तक उन छोटे छोटे कलपुर्जों की ज़रूरत पड़ती रहती है, और उसके निर्माण के लिए, उसकी मरम्मत के लिए 1 BRD हमेशा तत्पर रहेगा और अपना कार्य करेगा। AN32 के बाद में जो नया मीडियम लिफ्ट एयरक्राफ्ट इंडक्ट होगा भारतीय वायुसेना में, उसका कार्यभार भी मेरे ख्याल से 1 BRD को ही दिया जाएगा। तो वार में भी यूज हो रहा है, क्या अपने लोग मेंटेनेंस में भी उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं? आप बिल्कुल बढ़ेंगे ही। अगर कोई भी एसेट भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया जाएगा तो उसके रखरखाव की जिम्मेदारी मेंटेनेंस कमांड और उसकी यूनिट्स की है, तो उसकी मेंटेनेंस के लिए हम हमेशा तत्पर हैं। और ड्रोन का सिर्फ इस्तेमाल ही नहीं, ड्रोन के इस्तेमाल को हमारे विरुद्ध कैसे रोका जाए, इसके लिए भी हमारी कुछ यूनिटें हैं जो काम कर रही हैं, और हमने एक स्वनिर्मित एंटी ड्रोन सिस्टम को बनाया है और हमारी कुछ इकाइयों में उसको इंस्टॉल भी किया है, to prevent intrusion of drones in our units.